हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। स्वागत है दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे उस खास कार्यक्रम में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के निर्देशानुसार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से हम आप तक लेकर आ रहे हैं, खासतौर से अपने सभी किसान भाइयों के लिए। और आज आप हमें स्टूडियो में नहीं देख रहे हैं, मुझे पता है आपको कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन कार्यक्रम बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, कार्यक्रम बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं यारा के एक एक्सपर्ट। जी हाँ, हम अपने साथ बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में करना चाहते हैं श्री शुभम अत्री जी का, जो है रीजनल एग्रोनॉमिस्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। नमस्कार। थैंक यू मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। यारा के जितने भी एपिसोड्स हैं, यारा के जितने भी कार्यक्रम हैं, सभी किसान भाइयों के लिए आप लगातार देख ही रहे होंगे। कैसे लगते हैं आपको वो कार्यक्रम? मैंने पहले भी आपके कई एपिसोड देखे हैं जिसमें आपने तरह तरह की फसलों के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, तो मुझे लगता है कि वो हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। और कुछ स्टूडेंट्स जो दिलचस्पी रखते हैं एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते हैं, तो उनको भी उनसे थोड़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी और मिल भी रही है। बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आते रहते हैं किसान भाइयों के, जो आप लोगों से जानना चाहते हैं और आप उनकी क्वेरीज को सॉल्व भी करते हैं। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये खास कार्यक्रम है। आज आप हमारे स्टूडियो में तो नहीं आ पाए, लेकिन आप हमें जहां मिले हमने आपको वहीं पकड़ लिया और हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसको आप कवर करते हैं, वेस्टर्न यूपी जिसे कहा जाए। तो अगर हम इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम खेती की बात करें, किसानी की बात करें, कौन सा क्रॉप, कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है? जी जी, देखिए मैम, अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो पूरे भारत में सबसे जो फर्टाइल सोइल है, उपजाऊ मिट्टी है, वो पश्चिमी यूपी की ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे दो मुख्य जो हमारी नदियां हैं, गंगा और यमुना, इनके जो कैनाल हैं ये यहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो इसलिए यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ और खेती ही यहाँ के लोगों का मेन पेशा है। और मुख्यतर यहाँ पे किसान भाई जो हमारे फसल लगाते हैं, गन्ना एक प्रमुख फसल है, और उसके बाद धान एक प्रमुख फसल है, गेहूं फसल एक बहुत बड़े रकबे में उसकी खेती होती है। उसके बाद आलू के लिए हमारा पश्चिमी यूपी बहुत फेमस रहा है, खासकर जो हमारा आगरा एरिया है और अलीगढ़ एरिया है। और साथ में देखिए जो हमारा दिल्ली है, यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और दिल्ली में एक बहुत बड़ी मंडी भी है, तो फल और सब्जियों की भी काफ़ी अच्छी खेती यहाँ पे होती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, और ये भी बताया कि क्षेत्र के हिसाब से अगर हम वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो क्षेत्र के हिसाब से कहाँ कहाँ क्या फसल उगाई जाती है। जी जी, ये सब आलू तो हम बात कर चुके हैं इन सब पर, क्यों ना आज मेरठ की तरफ चला जाए और गन्ने पर बात की जाए। जी जी, गन्ने की खेती के बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए, गन्ने की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि गन्ने की जो शुरुआत में खेती स्टार्ट हुई थी वो भारत से ही हुई थी। अच्छा। और इंडिया में ही शुगर केन का ओरिजिन पाया जाता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। तो वहीं से शुगर केन की जो फार्मिंग हुई थी वो स्टार्ट हुई थी। और आज के समय में अगर हम देखें, अगर हम पश्चिमी यूपी का जो बिल्कुल पश्चिमी वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे शामिल होते हैं इधर बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा जैसे हरिद्वार जिले का कुछ हिस्सा, इधर बिजनौर, मुरादाबाद, तो ये शुरू से ही प्रसिद्ध रहे हैं गन्ने की खेती को लेके। और यहाँ पे बहुत आज से लगभग 120 वर्ष पहले, 130 वर्ष पहले यहाँ पे शुगर मिल्स जिसमें गन्ने की क्रशिंग होती है वो बन चुकी थी। तो इसलिए तब से लेके आज तक यहाँ पे शुगर केन जो है एक मुख्य फसल है। गुड़ और गन्ना बहुत ही खास है वहाँ पर। जी, तो जैसे हम गन्ने की खेती के बारे में बात कर रहे हैं और आपने क्षेत्र भी बताया, तो किस तरह की क्लाइमेट हमें चाहिए होती है, किस तरह की सॉइल हमें चाहिए होती है जो कि इसके लिए फेवरेबल है? जी, देखिए, गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है। एक बार ही अगर हम गन्ना बोते हैं तो उसको जो समय लगता है पकने में, पूरा कटने तक, वो 12 से 13 महीने लगते हैं। और एक बार अगर हम फसल बोते हैं तो उससे हम 2 से 3 साल उसी से उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि गन्ने में रिटर्न क्रॉप्स भी होती हैं। जैसे एक बार आपने फसल काटी और जो हिस्सा मिट्टी में रह गया उससे ही नई फसल उत्पन्न हो जाती है। अरे वाह। जी, तो गन्ने के लिए मेनली क्या है कि एक
जो इसका अनुकूल वातावरण की अगर हम बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो इसके हर स्टेज के अकॉर्डिंग अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे इसके अंदर 4 स्टेज होती है। जर्मिनेशन है तो 20 से 32 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। फिर टिलरिंग स्टेज आती है तो उसमें हमारा 22 से 36 डिग्री का टेम्परेचर बेस्ट होता है। फिर ग्रैंड ग्रोथ आती है तो उसमें 18 से दोबारा 34 डिग्री का टेम्परेचर सही है, और मैच्योरिटी भी इसी टेम्परेचर के बीच में अच्छी रहती है। यानी जब मैच्योरिटी होती जाए, जब गन्ने की फसल पूरी पकती जाए, तब टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए। तब कम हो तो अच्छा रहता है। जी जी, आपने बताया कि एक बार गन्ने की खेती करते हैं तो 2 से 3 साल तक वो चलती है, कुछ इसको डिटेल में बताइए। जी जी, देखिए शुगर केन की जब हम बुआई करते हैं तो इसका जो बीज इस्तेमाल होता है वो पौधे को हम काट के, जो इसका एक गन्ना होता है, इसकी पोरियों को हम काटते हैं और हर पोरी में एक आंख निकली होती है। बिल्कुल। तो उस आंख से ही पौधे का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। वो बीज होता है। वो बीज होता है। लोकल लैंग्वेज में जी उसे जी, उसको हम आंख कहते हैं। आंख कहते हैं। तो उसको जब हम किसान उसकी बुआई करता है तो और 1 साल बाद या 11 महीने बाद या 13 महीने बाद जब उसकी कटाई करते हैं तो उसकी जड़ों का कुछ हिस्सा मिट्टी में ही रह जाता है। अच्छा। और जब उसको उसके अनुकूल टेम्परेचर मिलता है, जैसे गन्ने की जो कटाई होती है वो मेनली स्टार्ट हो जाती है नवंबर दिसंबर से, और ये चलती है मार्च अप्रैल मई तक। तो जो गन्ना, जैसे जनवरी में जो गन्ना कटा तो उस समय तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होगी क्योंकि उस समय टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है। पर जैसे ही उसको अपनी अनुकूल टेम्परेचर मिलेगा, 20, 22, 24 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा, तो उससे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह जो फसल के अवशेष बचे थे, जो मिट्टी में उसका हिस्सा बच गया था पौधे का, उससे ही नया प्लांट स्टार्ट हो जाता है। जी जी, तो ये तो बहुत अच्छी खेती है। जी जी, अगर गन्ने की खेती की जाए तो हमारे किसान भाइयों को तो काफी मुनाफा होता होगा। जी जी, इसीलिए हम जो गन्ने की खेती है काफी बचत वाली फसल है, और इसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं, नकदी फसल। अच्छा अच्छा जी। तो यानी ये बहुत मुनाफे की फसल है और बहुत आसानी से हो जाती है। एक बार बीज लगाने के बाद आप 2 से 3 साल तक आराम से इससे फायदा उठा सकते हैं, आराम से इससे आप खेती कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो अब हम बहुत ही बेसिक सी बात करें और बहुत ही साधारण से हमारे किसान भाइयों की भाषा में बात करें, गन्ने की खेती सही प्रकार से किस तरह की जाती है? जी जी, देखिए कोई भी फसल हो और उसमें जो टाइमिंग रहती है, टाइमिंग का जो हिसाब रहता है वो बहुत ज़रूरी है। और आज हम गन्ने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि गन्ने की बुआई अगर हम कर रहे हैं तो हम किस टाइम पे उसको बो रहे हैं। तो गन्ने के लिए जो वैसे तो 2-3 क्लाइमेट्स में इसकी हम बुआई कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्प्रिंग प्लांटिंग एक होती है जिसमें फरवरी से अप्रैल तक जो गन्ना की बुआई होती है उसे हम स्प्रिंग प्लांटिंग बोल देते हैं। एक हम गन्ने की बुआई करते हैं ऑटम प्लांटिंग। उसके दौरान उसमें क्या होता है कि जो गन्ना सितंबर अक्टूबर या हार्डली नवंबर तक बोया जाता है उसको हम ऑटम प्लांटिंग बोल देते हैं। पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 85% जो एरिया है वो स्प्रिंग प्लांटिंग के दौरान कवर होता है। जी जी। तो अगर हम गन्ने की उन्नत खेती करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें सही समय पे बुआई करनी है। तो वो सबसे अच्छा समय जो रहता है वो फरवरी और मार्च के बीच में रहता है। उसके बाद हमें देखना है कि हम किस बीज का उत्पादन करने जा रहे हैं, किस बीज से बुआई करने जा रहे हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ हैं, पर वैरायटीज़ के साथ साथ जो हम बीज अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम फंजीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से या किसी राइजोम कल्चर से ट्रीट करें तो काफ़ी उसमें जो रोग, बीज जनित रोग होते हैं उनसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। जो मिट्टी जनक रोग होते हैं उनसे हम फसल को बचा सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है कि जो सबसे जरूरी रहती है कि गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है, तो इसमें जो उसकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है, जो उसकी पोषक तत्वों की जरूरत है, उसको हमें देखना है कि हमें उसे कैसे पूरा करना है और किस माध्यम से पूरा करना है। तो मोटे मोटे आकलन करें हम तो इन 3 चीजों पर, और चौथा जो प्लांट प्रोटेक्शन है, फसल को बीमारी से बचाना, तो इन चीजों पर अगर हम अच्छे से काम करें तो हम एक अच्छा उत्पादन अपनी फसल से ले सकते हैं। तो हम अब इसको स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। बुआई के बारे में आप बता रहे थे, थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताइए। जी जी, देखिए गन्ने का अगर हम 1 एकड़ गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें 1 एकड़ के लिए अगर हम 2 आंखों वाली पोरियों का इस्तेमाल, बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 20 से 25 क्विंटल वो गन्ने का बीज का इस्तेमाल हमें 1 एकड़ की बुआई के लिए करना होगा। अच्छा।
20 से 25 क्विंटल बीज हमारा 1 एकड़ बुआई के लिए लगता है। ठीक है। दूसरा, जैसे ही हम अपने खेत को तैयार कर लेते हैं तो सबसे पहले उसमें मिट्टी को अच्छी तरह 2 से 3 उसमें गहरी जुताई कर लीजिए, मिट्टी को भुरभुरी बना लीजिए। उसके बाद में जो स्पेशल इम्प्लीमेंट्स होते हैं, जो मतलब खेती के औजार होते हैं जिससे गन्ने की लाइनें खींची जाती है गन्ना बोने के लिए, जिसे मेड़ बोलते हैं, ट्रेंच भी बोलते हैं, या उसे हम प्लांटर भी बोल देते हैं। तो उस एक बारी खेत तैयार करने के बाद उससे हम उसकी गुड़ाई कर देते हैं, जिससे कि गन्ने की जिन लाइनों में गन्ने की बुआई की जाएगी वो बन जाती है। उसके बाद जो हमारे पास बीज है 20 से 25 क्विंटल, उसको हम साइड में रखेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है कि एक बहुत बड़ा हम टब ले सकते हैं, उसमें जो मेनली फंजीसाइड होते हैं जैसे कि बेविस्टिन है, कार्बेंडाजिम है, और एक कीटनाशक जैसे थायोमेथोक्साम है। इसका हम 2 ml या 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के उसमें 10 से 15 मिनट हम सीड को ट्रीट करेंगे। अच्छा। अब हमारा खेत भी तैयार है, हमारा जो सीड है वो भी ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो चुका है। अब हमें देखना है कि उसमें पोषण प्रबंधन के दृष्टिकोण से हम किन खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें देखिए, हर फसल की एक निश्चित जरूरत होती है। बिल्कुल। कि उसे कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, पूरे जीवन चक्र में कितना पोटाशियम की जरूरत है, उसके साथ जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है सल्फर, मैग्नीशियम, प्राइम और मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिंक, बोरोन, इनकी जरूरत कितनी है। तो उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास एक फर्टिलाइजर प्रोग्राम हमें शुरू में ही बना लेना चाहिए, जिसमें हमें ये पता लगेगा कि हमारी जो भी गन्ने की मुख्य अवस्थाएं हैं, जैसे बुआई है, बुआई में हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और किस रूप में देना है। तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज क्या है कि यारा फर्टिलाइजर जो है वो आपको एक हर फसल का, जो भी हमारी मुख्य फसलें हैं उनका एक पोषण प्रबंधन का चार्ट यानी कि क्रॉप प्लान, पूरा न्यूट्रिएंट प्रोग्राम बना के हम किसानों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें किसानों को बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि हमारी फसल में इस समय इन खादों की जरूरत है और इतनी मात्रा में जरूरत है और इस रूप में देने से वो पूरी की जाती है। अच्छा। तो गन्ने की बुआई के लिए हम जो रिकमेंड करते हैं और जो फसल की जरूरत है वो हम करते हैं 50 kg डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP, 50 kg पोटाश, वो हम MOP के रूप में भी दे सकते हैं, SOP के रूप में भी दे सकते हैं। पर मेनली क्या है कि MOP जो खाद है पोटाश, वो लगातार कई सालों से लगातार इस्तेमाल हो रहा है और उसमें क्लोराइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो उसके लिए उससे क्या होता है कि मिट्टी का pH इम्बैलेंस हो जाता है। हालांकि वो पोटाश एक अच्छा सोर्स है, बट लगातार इस्तेमाल करने से काफी जो हमारे मिट्टी का जो pH है या अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो थोड़ा उस पर डगमगा जाती है pH बढ़ने से। तो उसके लिए हमने पिछले 2-3 साल से हम SOP बेस पोटाश पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमें जो इस्तेमाल करना है किसान भाइयों को, जो हम सलाह देते हैं, 6 kg बेंटोनेट सल्फर, 5 से 6 किलो, मेनली 5 किलो बेंटोनेट सल्फर, 25 kg यारावीरा यूरिया हम इसलिए रिकमेंड करते हैं ताकि जो गन्ने की मात्रा चीनी होती है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए और ताकि जर्मिनेशन अच्छा आ जाए। और इन सब से अलग हम एक बेसिक जो सबसे जरूरी फर्टिलाइजर है, एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो यारामिला कॉम्प्लेक्स है, उसको हम रिकमेंड करते हैं जी। अब यारामिला कॉम्प्लेक्स क्या है कि एक ऐसा एक फर्टिलाइजर है जिसके अंदर हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK भी है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर और मैग्नीशियम भी है और 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है। तो 9 अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट जब एक साथ एक ही दाने के माध्यम से फसल को मिलते हैं, मिट्टी में उपलब्ध होते हैं, तो उससे हमारी जो फसल का शुरुआती जमाव होता है काफी बेहतर होता है। पौधा जब एक बार विकसित हो जाता है, उसकी जड़ें फैलने लगती है, तो उसको एक अच्छा पोषक तत्वों का भंडार उपलब्ध होता है, जिससे एक पौधे का जो विकास होता है या उसकी शुरुआती डेवलपमेंट होती है काफी मजबूत रहती है जी। तो ये बुआई के हमारे मेजर प्रोसेस है। बिल्कुल, आपने हमें सही मात्रा के बारे में तो बताया, लेकिन समय क्या रहता है, किस समय पर हमें क्या क्या देना चाहिए? जी जी, देखिए समय, अभी हम बुआई की ही बात कर रहे थे, तो बुआई के लिए हमें 1 एकड़ में, मैं दोबारा बता देता हूँ, हमें क्या इस्तेमाल करना है। 50 kg हमें DAP इस्तेमाल करना है, 50 kg हमें पोटाश इस्तेमाल करना है, 5 kg हमें बेंटोनेट सल्फर इस्तेमाल करना है, उसके साथ 25 kg हमें यूरिया लेना है और 25 kg यारामिला कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल। ये बुआई के समय, ये बुआई के समय।
तो इन खादों का हम मिश्रण बना के और जो हमारी गन्ने की लाइनें खींची थी जिसमें हम बीज डालने वाले हैं, मेड़, हाँ मेड़ खींच रखी है, तो उसमें हमें पहले ये गन्ने जो खाद है उसको हमें बिखेर देना है। ठीक है। और इसके बाद हमें जो हमारा बीज जिसका ट्रीटमेंट होने जा रहा है या हो चुका है उसको हमें बारी बारी से उस मेड़ में बिछाते जाना है जी। एक बारी जब हमारा जो बीज है वो पूरी तरह खेत में बिछ जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है कि एक हमें उसके ऊपर जो लेवलर होता है जिसे हम देसी भाषा में पटेला बोलते हैं, उससे उसकी एक जुताई करनी है, यानी कि वो जो मिट्टी की परत है बीज के ऊपर हल्की परत उसके ऊपर डाल देनी है। तो कई जगह क्या होता है कि कई जगह किसान इसको ट्रैक्टर से जो पटेला होता है वो जोड़ के करते हैं और कई जगह किसान इसे मैनुअली यानी कि अपने पैरों से भी कर देते हैं, हाथों से भी करते तो हैं। क्या सही रहता है? ये दोनों ही सही है, बट हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारा बीज है उसके ऊपर मिट्टी की जो परत है वो ज्यादा गहरी या ज्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ज्यादा मिट्टी हमें गन्ने के बीज के ऊपर नहीं डालनी चाहिए। जी, ये सही, ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जी जी, बहुत अच्छा आपने हमें बताया, क्योंकि जब से हम यारा के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं हमने भी ये जाना और सीखा है कि अच्छी फसल के लिए, अच्छी किसानी, अच्छी खेती के लिए सही मात्रा और सही समय का होना और खासतौर से सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। हम गन्ने की खेती के ऊपर बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ शुभम अत्री जी हैं जो कि रीजनल मैनेजर हैं, वेस्टर्न यूपी हेड हैं, और आप यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हैं। आप हमें गन्ने की खेती के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां भी हमारे क्रॉप्स को, हमारे बीज को या कई बार हमारी फसल को लग जाते हैं, तो गन्ने की खेती में विशेषतः कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मुख्यतः उन्हें पकड़ लेती हैं? देखिए, गन्ने की फसल में बीमारियां और कीट, ये दो आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है और जिनसे किसानों को कह सकते हैं कि काफी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ओह, हाँ जी, आर्थिक नुकसान दो तरफ से हो रहा है, क्योंकि एक तरफ किसान की इन कीटों को और बीमारी को रोकने में लागत भी ज्यादा लगती है और दूसरा उससे जो हमारी प्रोडक्शन में नुकसान होता है उससे किसानों को जो पैदावार है वो घट जाती है। तो जो मुख्य कीट और मुख्य बीमारियां हैं वो स्टेज टू स्टेज हमारी फसल में आती हैं। जैसे अगर हम बात करें अभी शुरुआत की अवस्था में, तो लगभग जब हमारा गन्ना एक बार जम जाता है तो 30, 35, 40 दिन का जब हमारा गन्ना हो जाता है और उसमें किसान उसमें सिंचाई करना स्टार्ट कर देता है, तो उस समय टिलरिंग स्टेज उसे हम बोलते हैं, टिलर्स उसमें बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस समय आप देखेंगे अगर हमारा गन्ना कोई फरवरी में जिसकी बुआई हुई है तो वो 40-45 दिन उसके मार्च अप्रैल में आएंगे। और अप्रैल में क्या होता है कि मौसम में गर्मी होनी स्टार्ट हो जाती है और गर्म, ये लगा लीजिए उस समय बारिशों का समय नहीं होता और टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी जो है वो थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मौसम में नमी नहीं रहती। तो इस समय हम एक मुख्य कीट हमारी फसल में अटैक करता है, उसे हम बोलते हैं अर्ली शूट बोरर। अच्छा। या साधारण भाषा में कंसुआ भी बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक इल्ली होती है और जो कि हमारे गन्ने के अंदर घुस जाती है और जो हमारे गन्ने की जो जहां से पत्तियां अटैच होती हैं वहां पे छेद कर देती है, जिससे कि पत्ती वो खींचने पे आसानी से निकल जाती है। तो ये एक मुख्य कीट है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमारे किसान भाई पहले तो नहीं कह सकते थे पर अब बहुत सचेत रहते हैं, पिछले 7-8 सालों से काफी ध्यान रखते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमारे किसान भाई हर तरह का प्रयास भी करते हैं। और अगर हम उसके केमिकल कंट्रोल की बात करें तो केमिकल कंट्रोल में बहुत सारी अच्छी दवाएं हैं, जैसे प्रोफेनोफॉस प्लस हाइपरमेथ्रिन 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इमामेक्टिन बेंजोएट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उसका इन्फेस्टेशन, उस कीट का जो इन्फेस्टेशन है वो ज्यादा हो चुका है तो CTPR एक टेक्निकल आता है, क्लोरेंट्रिप्रोल, उसका 150 ml के हिसाब से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे वो कीट काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। वहीं साथ में देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल भी एक बहुत अच्छी चीज है जिसके लिए हमें जाना चाहिए। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए जो ट्रैप्स आते हैं, ट्रैप्स यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है, एक पॉलिथीन का स्ट्रक्चर होता है, वो खेत में हम लगा देते हैं जिसमें एक केमिकल या हम एक ऐसी चीज रखते हैं जो कि उस कीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जी। तो वो जबकि वो उसको हम खेत में इंस्टॉल कर देते हैं तो वो कीट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चिपक जाता है। हाँ जी हाँ जी, और वो चिपक जाते हैं और उसके अंदर ही वो
मर जाते हैं। और दूसरा एक लाइट ट्रैप भी आता है, यानी कि खेत में हमें क्या करना है, अपने 1 एकड़ खेत में 4-6 जगह हमें लाइट ट्रैप लगा देना है। उसके नीचे एक बर्तन रखना है जिसमें पानी और उसमें थोड़ी एक हल्की दवा डाल देनी है, जिससे जो भी कीट तितली उस पे आएगी तो वो लाइट पे बैठेगी और लाइट पे बैठ के वो थोड़ी देर नीचे भी गिरेगी, तो जो भी कीट उस पानी में गिरेगा तो वो वहीं खत्म हो जाएगा। जी जी। तो ये थोड़े कंट्रोल मेजर है इसके। तो ये शुरुआती दौर में ही होते हैं या बाद में भी? देखिए शुरुआती दौर में ही ये ज्यादा कारगर साबित होते हैं। ये बीमारियां हमें शुरुआती दौर जी में जी ही, जी। यानी बुआई के लगभग समय हमें देखने को मिलती हाँ है। जी हाँ जी, बुआई से जब हमारा गन्ना 35, 40, 45 दिन को हो जाता है तब उसमें कीट आने स्टार्ट हो जाते हैं। जी। तो ऐसी बीमारियों के चलते और हमारी खेती बहुत अच्छी हो, हमारी गन्ने की फसल बहुत अच्छी हो, इसके लिए यारा के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं? जी जी, देखिए यारा एक फर्टिलाइजर कंपनी है और मोर ओवर हम जो काम करते हैं फर्टिलाइजर के साथ साथ हम नॉलेज बढ़ाने पे विश्वास रखते हैं कि बिल्कुल। हमारे किसानों की नॉलेज बढ़े और उसे खुद पहचान हो कि हमारी फसल में किन तत्वों का क्या काम है, उनकी जरूरत हम कैसे पूरा करने हैं, और अगर हम यारा के साथ जाते हैं तो हमारी फसल को और उनके फर्टिलाइजर में क्या खास बात है। तो उसके लिए जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया भी था कि हमारा एक पूरा क्रॉप प्लान होता है जिसमें हर स्टेज, जरूरी स्टेज के अकॉर्डिंग जो उसकी जरूरत है फसलों की, उसको हम उनको रिकमेंड करते हैं। तो बुआई का तो मैं आपको बता चुका हूं, जो बुआई के लिए आपको कौन कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है। अब जो दूसरी मुख्य स्टेज आती है गन्ने में, वो आती है टिलरिंग स्टेज, यानी कि 35-40 दिन जब हमारे किसान भाई उसमें सिंचाई करना स्टार्ट कर देते हैं। टिलरिंग क्या होती है कि जो गन्ने का जो बीज जहां से जर्मिनेट हुआ है, मिट्टी से जहां से निकला है, वहीं से उसके अलग अलग पौधे निकलते हैं जिसे हम कल्ले भी बोलते हैं। वो जहां से पौधा और मिट्टी का कांटेक्ट हुआ है वहां से नए पौधे जर्मिनेट होते हैं, जिसे जो कि टिलर्स होते हैं। और ये जितने ज्यादा टिलर्स निकलेंगे हमारी फसल में उतनी ज्यादा हमारी पैदावार बढ़ने की संभावना होगी। अच्छा। तो उन टिलर्स को बढ़ाने के लिए जो पोषक तत्वों का मुख्य काम होता है उस समय नाइट्रोजन और कैल्शियम का, तो उसके लिए हम उस समय किसान भाइयों को रिकमेंड करते हैं 35 केजी यूरिया का इस्तेमाल कीजिए, यारा वीरा यूरिया का, और 25 केजी आप यारा लीवा नाइट्राबोर का इस्तेमाल कीजिए। यारा लीवा नाइट्राबोर हमारा बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है। इसके अंदर 17.1% कैल्शियम है, 14.6% नाइट्रोजन और साथ में बोरोन है। बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। आप 15 किलो, लगभग 10 से 15 किलो या मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का क्या काम रहता है, हमारी फसल में क्लोरोफिल बढ़ाता है। क्लोरोफिल ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी और हमारी जो पौधे की भूख होगी या उसकी जो भोजन की जरूरत होगी वो ज्यादा अच्छे से पूरी होगी और जिससे ग्रोथ काफी, पौधे में वृद्धि विकास काफी अच्छे से होगा। वहीं जो यारा लीवा नाइट्राबोर मैंने आपको बताया 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो यारा लीवा नाइट्राबोर बोरोनेटेड कैल्शियम है। और कैल्शियम क्या करता है हमारे पौधे में, जो भी नया भाग अगर पौधे में कुछ बन रहा है, वो चाहे जड़ के रूप में हो या वो नई पत्तियों के रूप में हो, तो कैल्शियम उसकी संरचना में मदद करता है। तो कैल्शियम के लिए यारा लीवा नाइट्राबोर अगर किसान इस्तेमाल करता है तो उसकी फसल में जो जड़ें बन रही हैं उनका विकास काफी अच्छा होगा और उसमें जो नए पौधे बन रहे हैं, नए कल्ले निकल रहे हैं, टिलर्स निकल रहे हैं, वो भी काफी अच्छे और काफी हेल्दी टिलर्स निकलेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी और पौधा एक अच्छा हाइट मेंटेन करेगा और एक अच्छा स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। कैल्शियम तो मेरे ख्याल से देना ही चाहिए हर जी जी बिल्कुल जी। बहुत अच्छी जानकारी आज आप हमें दे रहे हैं। गन्ने की किसानी पर हम बात कर रहे हैं, गन्ने की खेती पर हम बात कर रहे हैं। आपने हमें अच्छा वेदर बताया, किस समय पर हमें खेती करनी चाहिए गन्ने की, साथ ही साथ किस तरह की हमारी सॉइल होनी चाहिए, क्या क्या बीमारियां हमारी गन्ने की खेती पर आ सकती हैं और किस तरह के यारा के प्रोडक्ट्स हैं जो कि केमिकल फ्री हैं और वो बेहतरीन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर गन्ने की ही खेती की बात करी जाए, आपके पास आप लोग समय समय पर, क्योंकि जैसा कि आपने बताया यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ साथ सबसे ज़्यादा काम करती है किसान भाइयों से मिलने पर, उनके साथ जुड़कर उन्हें नॉलेज देने पर, उनके साथ काम करने पर। तो आप लोग फील्ड में भी जाते हैं, फार्मर मीटिंग्स भी करते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चैलेंजेस अदर देन ये बीमारियां या कुछ और आपको देखने को मिलते होंगे। तो गन्ने की खेती में मुख्यतः किस तरह की चैलेंजेस, किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं? जो गन्ने की फसल है हमारी,
वो हमारे खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उससे काफ़ी इमोशनली कनेक्ट हैं। आप देखेंगे कि शाम में, जैसे आप ने सुना होगा कि गांव देहात में शाम में लोग एक जगह दो जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे चौपाल वगैरह पे। हाँ। तो अगर किसान वहां पे इकट्ठे हैं और तो उनकी जो मुख्य चर्चा का विषय रहता है, या तो वो राजनीति रहेगा, राजनीति से संबंधित रहेगा, या वो गन्ने की फसल से संबंधित अच्छा। रहेगा। और यहाँ के किसान इसके गन्ने के प्रति इतने उत्साहित रहते हैं कि अगर मेरठ का किसान है और उसे पता लगा कि सीतापुर में जाके कोई कृषि मेला है जिसमें गन्ने की कोई नई किस्म के बारे में बताया जाएगा या उसका बीज वितरण होगा, तो वो वहां से पहुंच जाता है। अच्छा। तो इस तरह का इंटरेस्ट किसान लेते हैं। तो हम जब किसानों के बीच में मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो ठीक है, हम उन्हें जानकारी देते हैं कि फसल में पोषक तत्वों का, न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, किस तरह की बीमारियां आती हैं उनसे कैसे बचाना है। पर जो आपका क्वेश्चन था कि इसके अलावा क्या चैलेंज रहते हैं, तो इसके अलावा जो मुख्य चैलेंज रहता है वो रहता है कि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी का, यानी कि उन्हें आर्थिक मुनाफा उसमें कितना होगा। देखिए, आमतौर पे गन्ने की फसल जो है वो एक बहुत अच्छा मुनाफा देती है हमारे किसान भाइयों को, पर पिछले 2-3 साल से कुछ ऊपर नीचे जरूर हुआ है कि क्योंकि बीमारियों का जो स्तर है, बीमारियों का जो कह सकते हैं इन्फेस्टेशन है, वो काफ़ी बड़ा है, कीटों का इन्फेस्टेशन काफ़ी बड़ा है। तो इसमें एक दो मुख्य बीमारी से हमारे किसान भाई काफ़ी विचलित हुए हैं, जिनका उन्हें सही समय पर कंट्रोल भी नहीं मिला, और उसकी वजह से किसानों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ और जिससे उनके सेंटिमेंट को भी ठेस पहुंची है। तो इस तरह के क्वेश्चन किसान भाइयों के चैलेंज वहाँ पे देखने को मिलते हैं। किसान भाई कंप्लेंट करते हैं कि हमारी लागत लगातार बढ़ती जा रही है, बट उसका जो एक उत्पादन में फ़र्क दिखना चाहिए वो नहीं हमें मिल पाता। और इसमें जो सीधे तौर पर इसको ठीक किया जा सकता है वो किया जा सकता है जब किसानों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाई जाएगी। और आज का जो सेशन है मुझे लगता है वो इसी के संदर्भ में है कि इस तरह का सेशन अगर लगातार किसान भाइयों के बीच में लाया जाएगा तो उनकी अवेयरनेस जरूर बढ़ेगी। यानी उन्हें सही समय पर सही प्रकार से प्रोडक्ट्स का, यानी उत्पादकों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो कीटनाशक भी बने रहे और साथ ही साथ आपकी खेती, आपकी फसल बहुत अच्छे से बनी रहे। जी। जी, ये बहुत अच्छी बेहतरीन जानकारियां आज आपने हमें दी हैं। अभी आपने बताया कि हमारे किसान भाइयों को आर्थिक नुकसान जो झेलना पड़ता है, कई बार ऐसी चुनौतियां, ऐसे सवाल आपके सामने वो लेकर आते हैं, तो यारा के पास इन चुनौतियों का, इन परेशानियों का क्या हल है? जी देखिए, हमारा जो भी किसानों के बीच में हम जब भी जाते हैं तो हमारा एक सुझाव किसानों के लिए रहता है कि आप जो खेती के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं उसको आप जानिए कि आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। भाई वो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप उसको ये लगा लीजिए कि उसको आप खर्च कर रहे हैं। इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं का मतलब है कि अगर आप आज समझ के उस पर पैसा लगाओगे तो वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देगा। बिल्कुल। पर जो आप खर्च कर रहे हो, खर्च का मतलब वही है कि आज आप खर्च कर रहे हो पर उसका कोई आने वाले समय में प्रॉफिट नहीं है। तो किसानों के लिए क्या रहता है कि जो उसकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, किसान उसको क्या करता है, उसको थोड़ा हल्के लोअर साइड रखता है। किसान सोचता है कि अगर मेरी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही या उसका जो उचित वृद्धि विकास होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, तो किसान उसको सोचता है कि ये शायद कोई बीमारी या कोई कीट है, और वो होती भी नहीं है। वो होती है कोई न्यूट्रिएंट की कमी, और किसान उसमें कोई दूसरा मतलब पेस्टिसाइड या जो भी कीटनाशक है उनका इस्तेमाल करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, केमिकल बेस्ड चीजें उस पर तो सबसे पहले तो हमारा मेन मोटो यही रहता है कि किसान भाइयों को उनकी फसल की असल जरूरत समझाई जाए, जिसमें बैलेंस न्यूट्रिशन का जो कंसेप्ट है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। और बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए हमें कौन सी खादें और किस रूप में इस्तेमाल करनी है, और यारा की जो हमारी ऑफरिंग्स हैं वो किस तरह से किसान भाइयों के लिए मददगार है, वो एक बहुत बड़ा चेंज हम खासकर गन्ने की खेती में अपने प्रोडक्ट के माध्यम से ला रहे हैं। जैसे यारा मिला कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। हमारा यारा लीवा नाइट्राबोर, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, विश्व का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कैल्शियम नाइट्रेट, सबसे अनुभवी कंपनी है यारा,
और सबसे पहले यारा ने ही निर्माण किया था कैल्शियम नाइट्रेट को। जी जी। हमारे कैल्शियम नाइट्रेट फील्ड ग्रेड है, यानी कि मिट्टी में बिखेरने वाला कैल्शियम है, जिसको फसल जो भी हमारी जैसे गन्ने की फसल है, धान की फसल है या गेहूं की फसल है, इजीली अपटेक कर लेती है। घुलनशीलता इसकी काफ़ी अच्छी है। और कैल्शियम का एक नेचर होता है कि ये मौसम से नमी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, जिससे कि इसकी कार्य क्षमता थोड़ी घट जाती है। हालांकि घुल जाता है, पर उसकी कार्य क्षमता थोड़ी जल्दी कार्य क्षमता थोड़ी खत्म हो जाती है, कम रह जाती है। तो इसके लिए यारा की जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ट्रोपिको टेक्नोलॉजी, इसमें हर दाने के ऊपर एक कोटिंग की गई है, जिससे कि वो लंबे समय तक हमारे मिट्टी में अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है, और हमारी फसल उसको लंबे टाइम तक अपडेट करती है। इसके साथ साथ हमारे जो खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे जिंक और बोरोन, तो इसके लिए भी यारा की जो खास पेशकश है, याराविटा जिंट्रैक, वो एक फोलियर ग्रेड की जिंक है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है 39.5। अब तक की कोई भी जिंक मार्केट में ऐसी उपलब्ध नहीं थी कि जिसके अंदर 39.5% की कंसंट्रेशन हो। और शुगर केन जो कि एक लंबी अवधि की फसल है, जिसमें कह सकते हैं हम जो गन्ने की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसके लिए याराविटा जिंट्रैक एक बहुत अच्छा सोर्स है जिंक प्रोवाइड करने का। और 40 से 45 दिन की जो स्टेज होती है, 50 दिन की, वो एक्टिव ग्रोथ की स्टेज होती है। और जिंक उस समय हमारे पौधे में जो बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। और एक बार ही अगर हम जिंक का प्रयोग वहाँ पर याराविटा जिंट्रैक का प्रयोग करते हैं, तो उससे हमारी पत्तियां हैं फसल की वो काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, और पौधे की रेजिस्टेंस कीट और बीमारियों के प्रति बढ़ जाती है। दूसरा, इस समय हमारी फसल के लिए बोरोन की भी जरूरत होती है, जिसके लिए याराविटा बोर्ट्रैक है, सोडियम फ्री बोरोन है, 10% उसमें बोरोन की मात्रा होती है, और वो भी फोलियर ग्रेड में है। बोरोन के इस्तेमाल से क्या होता है, एक तो हमारी क्रॉप का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, हमारी फसल की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है बायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ। और खासकर जो शुगर की फसलें जैसे गन्ना है या हमारी शुगर बीट है, तो इसमें बोरोन क्या है, शुगर एक्यूमुलेशन का भी में भी मदद करता है। बहुत अच्छी बात आपने हमें ये बताई कि कई बार जानकारी का ही अभाव होता है, जहां हमारे किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बीमारी है। असल में वो बीमारी नहीं, पोषक तत्वों की कमी होती है। जैसे एक बच्चे को बड़े होने के लिए सभी न्यूट्रिएंट्स की, सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे पौधों को, हमारी कृषि को भी जरूरत होती है। आज बहुत सारी बातचीत आपसे की है। शुभम अत्री जी हमारे बीच मौजूद रहे, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तो आज गन्ने की खेती पर हमने बातचीत की है। एक बार फिर यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का खास कार्यक्रम आप तक हम लेकर आए हैं, और लेकर आया है 90.4 आगरा की आवाज, जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का इकलौता कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। फिलहाल समय हमें और बातें करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन अगले एपिसोड में डेफिनेटली हमारे साथ शुभम अत्री जी भी होंगे और कुछ और नया खास होगा। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।